मुझे याद ही नहीं था कि मैंने इसको इस पर भी तैयार कर रखा है। अब देखिएगा, आप लोगों को वह ऑफलाइन क्लास जो मेरू प्रस्तार की छुट्टी है उसकी कमी शायद महसूस नहीं होगी। लगभग वो सारी चीजें हम लोग यहाँ चर्चा कर लेंगे, आई थिंक। जैसा मेरा अंदाजा है, जो मैं देख रहा हूँ कि लगभग सारी चीजें यहाँ जो है ऑलरेडी मेंशन है। अगर हम मेरू प्रस्तार की बात करें तो कुछ इस तरह के इक्वेशन हमारे लिए बन के तैयार होते हैं। और x plus a to the power n, k equal to 0 to n तक, और इसमें हमारा जो है x to the power k और a to the power n minus k, इन सब का समीशन जो है बनता चला जाता है। और इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ी सी इसकी मेरू प्रस्तार के हम चर्चा कर दें इतिहास की, तो लगभग 700 ईस्वी पूर्व 700 ईस्वी पूर्व भारत के महान ऋषि महर्षि पिंगल ने अपनी पुस्तक में महर्षि पिंगल ने द्विपद प्रमेय के अनेक पदों के गुणक और उसके प्रस्तार की चर्चा की थी। और उन्होंने इसको त्रिलोष्टक प्रस्तार, मात्र मेरू नाम दिया था। सबसे पहले आप देखें, मात्र मेरू शब्द से इसको संबोधित किया था, द्विपद प्रमेय को। उसके बाद लगभग 5th सेंचुरी के आसपास में भारत के एक और गणितज्ञ वराहमिहिर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और दिल्ली में जो महरौली में ये जिसको आज कुतुब मीनार कहते हैं, वो जो बना हुआ है वो वास्तविक रूप में वराहमिहिर के द्वारा बनाया गया हुआ था। और वो तो वराहमिहिर ने 5वीं शताब्दी में इसे त्रिभुजाकार स्वरूप देते हुए त्रिलोष्टक प्रस्तार का नाम दिया था। और ये मतलब परंपरा लगातार चलती रही हमारी। फिर 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास श्रीधराचार्य और 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य ने द्विपद प्रमेय के को अलग अलग घात के लिए जो उन्होंने तैयार किया, उसे मेरू प्रस्तार के नाम से वर्णित किया। आप देखें, जहां महर्षि पिंगल 700 ईसा पूर्व मात्र मेरू के नाम से और लगभग 12वीं शताब्दी में
भास्कराचार्य और 8वीं शताब्दी में श्रीधराचार्य मेरु प्रस्तार का नाम देते हैं। आप देखें, शुरू से लेकर के, आदि काल से लेकर के चीजें जो है सो वही है, बस नाम में थोड़ा आगे पीछे परिवर्तन आया है, बस इतना ही इसमें फर्क है। इस मेरु प्रस्तार को का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि कोई भी द्विपद प्रमेय के जो हमारे पास चीजें आएंगी उसको हम उसकी अलग अलग टर्म की कोफिशिएंट क्या होगी, अगर तो देखें, मैंने जो बोर्ड पर कराया था उसी चीज को मैंने कोशिश किया है आपके लिए कि ये इस पर भी स्पष्ट दिखे थोड़ा। ये बड़ा हो जाएगा तो ठीक नहीं है, इतना ही बड़ा इसको रहने देता हूं, ज्यादा बड़ा इसको नहीं करूंगा, आपको स्पष्ट दिखेगा ये। तो a प्लस बी पे पावर अगर 0 है तो उसका 1, और सम ऑफ द कोफिशिएंट 2 पे पावर 0 यानी 1 होगा। a प्लस बी पे पावर अगर 1 है तो 2 इसके टर्म होंगे। टर्म निकालने के लिए मैं बताया था आपको कि जितना पावर होता है n प्लस 1 यानी एकाधिक n कर दीजिए, ऊपर जो पावर है उतने टर्म बनेंगे, तो 1 प्लस 1 2 होंगे और 2 होंगे। इस तरह से हम 2 पे पावर 1 यानी सम ऑफ द कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। अगर पावर 2 है तो इसका एक अधिक n कर दीजिए, 3 टर्म होंगे, उसके कोफिशिएंट 1 2 1 होंगे, तो इनका सम जो होगा 2 पे पावर 2 यानी 4 होगा। इसी प्रकार 3 4 के लिए मैंने आपको दिखाए हैं। a टू दी पावर a प्लस बी टू दी पावर n है तो n प्लस 1 टर्म होंगे और इनका सब का सम जो होगा वो 2 टू दी पावर n होगा। जनरल टर्म के रूप में अगर इसको हम लिखें तो कुछ इस तरह की हमारी जो है चीजें आएंगी आपके सामने। अब इतना तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम इसके बाद आगे के टर्म में चलेंगे। अब आपको मैंने एक बार चर्चा किया था कि एक बहुत ही वैदिक गणित के सरल और रोचक विधि, इसको क्या है कि ये जो यहां जो हमने आपको दिखाया है इसे बी पास्कल जो पाश्चात्य गणितज्ञ थे उन्होंने सिर्फ इस बीच में एक ट्रायंगल लगा दिया और इसे अपने नाम से पेटेंट करवा ली। लेकिन ये विधि में थोड़ा सा ई की मात्रा छोटी होगी, उसको ठीक कर लीजिएगा। तो लेकिन हम आपको अब यहां ध्यान दीजिए कि a प्लस बी पे पावर 4 करने के लिए हमें 3 का होना जरूरी है। अगर हम 3 लिख रहे हैं तो 2 का होना जरूरी है। लेकिन अब हम एक ऐसे मेथड की चर्चा करेंगे जो डायरेक्ट आपको a प्लस बी पे पावर 5 तक पहुंचाएगा। वहां हम क्लास में 6 सिखाए थे, यहां हम 5 की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हम सीधा 5 तक पहुंच सकते हैं और बिना उसको जाने हुए। देखें, कोशिश हमारी होगी
कि एक एक चीजों को आप तक पहुंचाएं। इतना बड़ा रहने देता हूं, ठीक है। इसको रेड कलर से रखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। अब देखें मेथड क्या कहता है कि जो 8 + b⁵ है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे 5 4 3 2 1 ये रिवर्स लिखने हैं। उसके बाद पहले बैकवर्ड लिखिए, फिर फॉरवर्ड लिख दीजिए 1 2 3 4 5। इस तरह से ये आपके कंप्लीट हो गए। अब सबसे पहला टर्म यहां 1 लिखिए, 1 इंटू ये वाला 5 और डिवाइडेड बाय नीचे वाला 1 आपको करना है। तो ये 1, तो 1 इंटू नीचे वाला 5 और डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 5 1 जा 5 और डिवाइडेड बाय 1 5, तो ऊपर में हम 5 लिख देंगे, ठीक है। ये आपका दूसरे टर्म का कोफिशिएंट आ जाएगा। अब ये 5 है और यहां पर 4 है, ध्यान दें। तो 5 4 जा 20 और नीचे 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपका 10 आ गया। तीसरा टर्म का कोफिशिएंट 10 हो जाएगा। फिर 10 इंटू यहां नीचे 3 और डिवाइडेड बाय नीचे का 3, तो 10 3 या 30 डिवाइडेड बाय 3, यानी ये भी चौथा टर्म भी आपका 10 आ जाएगा। फिर वापस करें 10 इंटू 2 20 और डिवाइडेड बाय 4, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 5 आएगा, तो ऊपर आपका 5 लिखा जाएगा। और फिर ये 5 मल्टीप्लाई नीचे 1 और 1 में 5 से डिवाइड कर दे, तो 5 1 जा 5 डिवाइडेड बाय 5, तो आपका आ जाएगा 1। तो इस तरह से a प्लस बी पे पावर 5 के बिना 4 के कोफिशिएंट को जाने हुए हम डायरेक्ट 5 के कोफिशिएंट तक पहुंच सकते हैं। इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। ऐसा जो है, तो इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। अब यानी हर कोफिशिएंट की हमने चर्चा कर ली। अब थोड़ा सा आते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं उदाहरण के तौर पर, और फिर इसकी जब हम चर्चा करेंगे तो हम बात करेंगे। ये देखें 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा पे पावर 5, इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे और प्रयास करेंगे कि कैसे इसको हम आगे बढ़ाएं।
ये देखें, 1 + 2 आयोटा पे पावर 5, पहला टर्म 1 × 1 पे पावर 5 × 2 आयोटा पे पावर 0, दूसरा कोफिशिएंट 5 × 1 पे पावर 5 2 आयोटा पे पावर 1, 10 × 1 पे पावर 3 2 आयोटा पे पावर 2, और इस तरह से करके ये आपका स्लैब वाइज बन जाएगा। अब चूंकि यहाँ चीजें प्लस और माइनस होनी है तो ये अलजेब्रा नहीं है, हर अल्टरनेट टर्म जो है वो रियल होगा, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। 1, 40, 80, इनको कैलकुलेट करिए तो आप देखेंगे क्या चीजें आती है। तो आप देखें 80 और +1, 81 में से 40 माइनस करिए तो आ गया 41, और माइनस 16 आयोटा 16, उसके बाद आ गया आपका 80 आयोटा, और इधर आ गया 10 आयोटा। इनको कैलकुलेट करके देखिए, 96 में से ये कैसे 54 आ गया है ये पता नहीं, इसको देखना होगा। सॉरी, हाँ ये प्लस में है, 26 माइनस होगा तो ये 54 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका 41 माइनस 54 आयोटा, ये इस तरह से आपके जो है 1 + 2 आयोटा पे पावर 5 का कैलकुलेशन आ गया है। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बाइनोमियल थ्योरम का यूज हमने किया है। तो इस तरह से चीजें आपके सामने हैं, इसको देख लें और थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे तो ये आपके माइंड में सेट हो जाएगी। कोई दिक्कत है? सर ये जो लास्ट वाले टर्म है 69, कहाँ है 69? सर ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है 2 की पावर 5, तो सर 32i आना चाहिए ना? हाँ, वो थोड़ा लगता है कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, कोई बात नहीं, देख लेंगे। 16 आ गया है, ये 32 होना चाहिए था। वेरी सॉरी, ये 32 आना चाहिए था। 32 आयोटा +10, 33, 80 में से माइनस होता तो क्या हो जाता? 33 और 80 में से माइनस होगा तो 47 जी। 47 आयोटा, सॉरी। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए। वो थोड़ी टाइपिंग एरर होगी बुक में। तो इस तरह से हमारी चीजें बन गई। इसीलिए कहा ना कि अभी तक हमने वो बुक लिखी है लेकिन उसकी अभी तक वो की नहीं है, हमने एडिटिंग नहीं की है, ऐसे ही लिख के छोड़ रखा हूं। अब उसके बाद मेरा सबसे पसंदीदा जो है वो सेक्टर है, ये प्रश्न देने में हमें बहुत अच्छा लगता है। जितना ये 6 प्रश्न है आप लोगों के लिए। सबसे पहले इसमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, उसके बाद पदों के गुणक को ज्ञात करना है जो मेथड मैंने बताया था। तीसरा है पदों के गुणक का योग,
कोफिशिएंट, सम ऑफ द कोफिशिएंट पता करना है। उसके बाद ये हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर आयोटा वाई कर दे तो थोड़ा सा और ये मजेदार हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा हो रही है। बाद में लिखूं या पहले? p प्लस क्यू आयोटा ऐसा रख देते हैं। a प्लस बी आयोटा और p प्लस क्यू आयोटा, इस तरह से इसके गुणक ज्ञात करने हैं और गुणकों की संख्या, पदों के गुणक, और ये ऐसे सॉल्व करने को। एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन डाला था, काफी सारे क्वेश्चन डाले थे मेरू प्रस्ताव के और अच्छी भी लगी थी मुझे, तो वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा और ये मान के चलिए कि पेपर में क्वेश्चन होंगे होंगे मेरू प्रस्ताव से। तो इस तरह के हम इसको आप लोग अब कंप्लीट कर लेंगे और आज की क्लास हम यहीं पर ऑफ करेंगे, 10 मिनट पहले ही ऑफ करेंगे। और इसको कंप्लीट कर लेंगे और बस 1 से 1 मिनट में, 1 या 2 मिनट में ये क्लास ओवर हो जाएगी। तो आज आपके ये टॉपिक जो है, अब इसमें एक टॉपिक सिर्फ रहता है, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस टॉपिक की चर्चा 11th क्लास में है। जब 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर कराते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर कॉम्प्लेक्स नंबर लेके चलते हैं वो, और हमारे गणितज्ञों ने भी इस पर अपनी राय रखी है, खासकर महावीराचार्य ने। तो देखते हैं, कुछ प्रयास रहेगा तो आप लोगों को चर्चा करेंगे और इसकी चर्चा बाद में करेंगे। और संभवतः जो मैंने आज हमने बात किया है, फिर दोबारा जैसा मैंने आपको बताया था कि इस
हफ्ते में सैटरडे या संडे को डॉक्टर वेदवीर आर्य की आप लोगों की क्लास जरूर होगी, चाहे सैटरडे में हो या संडे में हो। मैंने उनसे बोला है कि शाम का टाइम, उन्होंने बोला था कि कोई भी शाम का टाइम आप रख लें, लेकिन फिर भी हमने उन्हें बोला है कि आप एक कोई टाइम लमसम मुझे बता दीजिए। और आई थिंक इसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले हो जाएगी, एक दिन पहले। अगर सैटरडे को क्लास होनी होगी तो फ्राइडे को हो जाएगी, और अगर फ्राइडे को नहीं हुई इसका मतलब है कि क्लास संडे को होगी। एक दिन पहले आपको इन्फॉर्म कर देंगे, और देखते हैं इस वीक में और कोई क्लास अगर हो पाएगी तो जरूर आपको हम बता देंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्लास को ओवर करने जा रहे हैं। थैंक यू सर।